प्यारे बच्चों, आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है नीलकंठ। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा उनके परिवार में पल रहे एक मोर के जोड़े के जीवन चरित्र को बहुत भावपूर्ण शब्दों के साथ प्रस्तुत किया गया है। पक्षी जगत में होने वाले कौतूहल, उनकी संवेदना, उनके प्रेम व मनुहार, उनके बीच होने वाले मानवीय राग द्वेष का सुंदर चित्रण इस पाठ में किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उधर ही चलने का आदेश दे दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत किया। मेरे कुछ प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया। सलाम गुरुजी, पिछली बार आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं? उन्हें टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही गलत है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहां रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने उन्हें बीच में टोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतर के समान 2 बच्चे बैठे हुए थे। पिंजरा इतना छोटा था कि वे पक्षी शावक जाली के फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे मोर के इस जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। कई बार कहा कि भाई जरा सोचो तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है जो तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला? पर वह मुझे क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके पछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो जाली के चौखटे का वह चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से ही ऐसा लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर में क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं? हैं तो पक्षी ही। चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और मेरे यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले मैंने अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला। फिर 2 कटोरियों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए तो कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी के कागजों की टोकरी को अपने नए वसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे।
फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक प्रकट होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, लेकिन दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रखने पर मेरी बिल्ली चित्रा इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। तब क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, लेकिन उसके लिए दरवाजे बंद रहें और ये दोनों ऐरे गैरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें, ये चित्रा जैसी अभिमानी बिल्ली के लिए असह्य ही कहा जाएगा। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर पे पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविकता होता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर दौड़ दौड़कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे मोर के दोनों बच्चे बड़े होने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली बनना। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूपशाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह खरगोश, कबूतर आदि सभी की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचु प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वे जोर से ना चिल्लाते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण वेधन संस्कार हो जाता था, पर वे उसे कभी क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुपन छुपाई खेलते रहते थे। ऐसी ही स्थिति में एक काला सांप जाली में पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर छिप गए, लेकिन एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसका पिछला शरीर मुंह में दबा रखा था। उसका ची ची का स्वर अस्पष्ट होने के कारण सुनाई नहीं दे रहा था। नीलकंठ झूले पर सो रहा था। उसने उस मंद स्वर की व्यथा को पहचाना और अपनी पूंछ पंख समेटकर झट से नीचे उतर आया। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया, मगर निश्चेष्ट पड़ा रहा। नीलकंठ ने जब सांप के 2 खंड कर दिए, तब वह खरगोश के बच्चे के पास आकर उसे अपने पंखों से उष्णता देने लगा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी के रूप और स्वभाव को देखकर याद आता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं।
इसलिए बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे भाता है, यह तो बताया नहीं जा सकता, परंतु एक दिन अचानक से मेरे जाली घर तक पहुंचने के साथ ही वह नीचे उतर गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम हो गया। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय से अभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह विषधर के खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे चने ऐसी कोमलता से उठाकर खाता कि हंसी आ जाती और विस्मय भी होता था। एक दिन मुझे किसी काम से नखास कोने जाना पड़ा। रास्ते में मेरी गाड़ी बड़े मियाँ ने रोक ली और एक मोरनी जिसके पंजों की अंगुलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी, मुझे जबरदस्ती पकड़ा दी। सारांश ये है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी थी, इसलिए उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से भी कुब्जा ही थी। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब जब भी कुब्जा उन्हें साथ देखती तो मारने को दौड़ती। उसने राधा के 2 अंडे अपने ठूंठ पैरों से छितराकर तोड़ डाले। इस कलह कोलाहल से और राधा की दूरी के कारण नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। मेरे द्वारा दाना दिए जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी। अंत में 3-4 मास के बाद एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा था जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों? इसका उत्तर अब तक ना मिल सका। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके शरीर पर चोट का कोई चिन्ह मिला। मैं उसे अपने शाल में लपेटकर संगम ले गई। उसे गंगा की बीच धारा में प्रवाहित किया गया। नीलकंठ के ना होने पर राधा भी निश्चेष्ट सी एक कोने में बैठी रही, पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज आरंभ कर दी। वह कई बार जाली का दरवाजा खोलकर नीलकंठ को ढूंढती। एक दिन आम से उतरी तो अल्सेशियन कुतिया कजली के सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर अपनी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसको लगे। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम से भरा जीवन बचाया ना जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय कराया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह अपने उसी झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपने केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है।